राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी और पार्टी के सीनियर नेता। शादी के बाद पहली बार पब्लिक फोरम पे हैं, इसलिए पहले तो आपको शादी की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत 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 शुक्रिया। वो परिणीति से परिणय के बाद परिणाम कुछ बदला है? सुबह की चाय बीवी देती है? कभी वो बनाती हैं, कभी मैं बनाता हूँ, कभी वो पिला देती हैं, कभी मैं पिला देता हूँ। पीते ज़रूर साथ में सुबह की चाय। ये अच्छी बात है। अभी संसद का सत्र चल रहा है और आप बहुत सक्रिय हैं और आक्रामक भी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर के सरकार जो विधेयक लाई है, आपका उस पर बहुत एतराज़ मैंने देखा है, विपक्ष का भी है, लेकिन आप ज़्यादा आक्रामक हैं। कारण? देखिए, अगर इस देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा तो इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। अगर स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो फिर स्वतंत्र इलेक्शंस नहीं होंगे। और इस देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन को बचा कर रखें। इस बिल के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के गठन पर, उसमें कौन चेयरमैन होंगे, कौन इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ये सारी शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन आ जाती हैं, उनके नियंत्रण में आ जाती हैं। और ये कानून इतना खतरनाक है कि सत्ताधारी पार्टी, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, जिस मर्जी को चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना सकती है। पार्टी के आदमी को बना सकती है, यस मैन को बना सकती है। और कल जैसा कि मैंने संसद में कहा कि यह भी हो सकता है कि बीजेपी आने वाले समय में संबित पात्रा को भारत देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दे। एक ऐसी व्यवस्था इस कानून से आती है और ये बड़ा खतरनाक है। और सिर्फ आज के दौर के लिए ही नहीं, आने वाली, आज तो बीजेपी सरकार में है, हो सकता है कल सरकार में ना हो, हो सकता है हमारी सरकार हो, लेकिन कभी भी इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता जो है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो आपका एतराज इस बात पे है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर कानून मंत्री को सरकार ला रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का गठन करने के लिए 3 मेंबरी समिति होनी चाहिए और उस 3 मेंबरी समिति में किसी भी शख्स के पास बहुमत नहीं होना चाहिए। सरकार के एक प्रतिनिधि होंगे जो कि प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के एक प्रतिनिधि होंगे जो नेता प्रतिपक्ष होंगे, और जुडिशरी का यानी कि न्यायपालिका एक प्रतिनिधि होंगे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये 3 लोग हैं, आपस में सलाह कर चयन करेंगे, किसी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर करते हैं, उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाते हैं और उनकी जगह एक सरकार के ही कैबिनेट मंत्री को बिठा देते हैं, तो 2-1 की बहुमत सरकार के पास आ जाती है, तो सारे फैसले सरकार लेगी। तो फिर सरकार ही चुनेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। यह सुप्रीम कोर्ट के 2 मार्च 2023 के फैसले की तौहीन है, उसका कंटेम्प्ट है, एक विषय। दूसरा विषय, यह कंटेम्प्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिन्हें बाहर का दरवाजा दिखाकर एक साधारण से कैबिनेट मंत्री को उनकी जगह लाकर बैठा दिया। और तीसरा सबसे बड़ा अपमान यह है लाल कृष्ण आडवाणी जी का। भारतीय जनता पार्टी के पेट्रियार्क, उनके पितामह भीष्म, उनके संस्थापक, उनके मार्गदर्शक, उनके परम आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जून 2012 को एक पत्र लिखकर उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा, और वो पत्र मैंने कल राज्यसभा के पटल पे रखा। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो एक समिति करे जो निष्पक्ष हो, जिसमें विपक्ष के लोग भी हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हों और प्रधानमंत्री भी हों, बहुमत किसी के पास ना हो। इन्होंने ये कानून लाकर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान किया, बल्कि अपने पितामह भीष्म लाल कृष्ण आडवाणी का भी अपमान। राघव, एक बुनियादी सवाल आपकी बात से ही जो पैदा हो रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सीबीआई डायरेक्टर को चुनने का जो प्रोसेस है वो आज की तारीख में कमोबेश वही है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का प्रोसेस है। तो आप अब भी इस बात की हिमायत करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, इन 3 लोगों की कमेटी वाजिब है, ठीक है? आपके लिहाज से ठीक है ना? ये होना चाहिए? मैं जवाब दूं? नहीं, आप हाँ या ना बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, होना यही होना चाहिए। तो फिर आपको सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पर आप सवाल उठ करना चाहिए। जो हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्ट करे उसमें सिर्फ समिति की बात नहीं थी। निष्पक्ष समिति तो यही होगी
जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसमें एक व्यक्ति सरकार का, प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष, और एक व्यक्ति न्यायपालिका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। लेकिन इसके साथ साथ वो व्यक्ति कौन होंगे जिन्हें आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं, उसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। सीबीआई डायरेक्टर में तो आपके पास आपके हाथ बंधे हैं कि आपको सिविल सर्विस में से कोई शख्स चुनना है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुनिए मेरी बात, राघव मेरी बात समझिए आप। एक व्यवस्था है, मैं उस बस एक मिनट दीजिए। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर मेरा भरोसा है। उस व्यवस्था के जरिए एक डायरेक्टर एक बड़ी एजेंसी का चुना जाता है, मैं उसको मानता हूं। उस व्यवस्था को हटाकर एक दूसरी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन जिस व्यवस्था को आप मानते हैं, फिर आप सीबीआई डायरेक्टर और सीबीआई पर सवाल तो नहीं करेंगे ना? सबसे बड़ा अंतर एक सीबीआई डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस और एक इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस में यह है कि इंडिपेंडेंस सिर्फ अपॉइंटमेंट पर आकर रुक नहीं जाती। स्वतंत्रता, निष्पक्षता 3 स्तर की होती है, जो सीबीआई डायरेक्टर के केस में नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के केस में होनी चाहिए। और वो है पहला स्टेज चयन का, अपॉइंटमेंट निष्पक्ष तरीके से एक निष्पक्ष समिति करे। दूसरा स्टेज स्वतंत्रता का, जब वो उनका कार्यकाल चल रहा है तो उनकी सैलरी, उनकी रेम्युनरेशन, उनके पे किसी प्रकार की कार्रवाई और किसी प्रकार का नियंत्रण सरकार का नहीं होना चाहिए। जो सीबीआई डायरेक्टर के केस में होता है, उसकी सैलरी कौन तय करता है? सरकार। उसका एलटीसी कौन अप्रूव करता है? सरकार। उसके मेडिकल बिल कौन पास करता है? सरकार। उसको बजट कौन देता है? सरकार। उसके दफ्तर में कितने अफसर बैठेंगे, उसके अधीन कौन होगा, कौन तय करता है? सरकार। इलेक्शन कमीशन के केस में वो नहीं है। तो दूसरे लेवल की स्वतंत्रता जब आपके कार्यकाल में, जब आप सेवा दे रहे हो। और तीसरी और आखिरी लेवल की स्वतंत्रता रिटायरमेंट के बाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटायरमेंट के बाद आप जज, कहीं गवर्नर लगा दें, राज्यसभा ले आए, तो स्वतंत्रता खराब हो जाएगी। लेकिन सीबीआई डायरेक्टर के केस के अंदर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कभी किसी को एनएचआरसी का चेयरमैन लगा देते हैं, कोई बड़ी कैबिनेट रैंक दे देते हैं, कोई बड़ी विदेश में हिंदुस्तान की बड़ी पोस्टिंग दे देते हैं। तो 3 स्तर की स्वतंत्रता देखनी है, सिर्फ अपॉइंटमेंट के स्तर की स्वतंत्रता से बात नहीं बनेगी। आपकी बात से जो सवाल पैदा हो रहा है, फिर मैं आपके सामने रखता हूं। मनोहर सिंह गिल बड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए, बदलाव किए और बेहतर माना जाता है। वो फिर सरकार में मंत्री बने। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा है, उसके बाद वो एक सरकार का हिस्सा बन जाता है, उससे उसके काम करने के तौर तरीके पर तय तो नहीं होगा? सवाल तो नहीं करेंगे ना? यशवंत जी, आपने जो उदाहरण दिया वो बिल्कुल सही है और मैं सहमत हूं उससे। इस देश में एक चलन चलता आया है कि स्वतंत्र संस्थाओं को पूरी तरीके से सरकार की कठपुतली बनाने के लिए इस समय जो मुखिया संस्था का, उसे उसके रिटायरमेंट के बाद एक मनोहर कोई वादा कर दो, कोई बड़ी पोस्ट का वादा कर दो, तो वो आपके अधिकार, आपके हक से, आपके मांग के अनुसार काम करेगा। हमने देखा इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार में ले लिया जाता है, किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है, किसी को सरकार का गवर्नर लगाकर भेज दिया जाता है, यानी कि लाट साहब वाली जिंदगी उनको रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है। पोस्ट रिटायरमेंट लाभ को देखते हुए प्री रिटायरमेंट फैसले जो वो लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो ठीक नहीं है। अगर आपने एक मनोहर लाल का उदाहरण दिया, एक जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उन्हीं के साथ साथ एक उदाहरण टीएन शेषन का है। जब टीएन शेषन इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो कहा जाता था कि भारत देश का नेता 2 ही लोगों से डरता है, एक भगवान से और दूसरा टीएन शेषन से। ऐसे लोग भी इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। तो उदाहरण तो इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, लेकिन हमें प्रोसेस और प्रोसीजर ठीक करना है। खराब लोग आ सकते हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन सिस्टम को इस प्रकार का बनाइए कि आप सिस्टम के तहत जो छन कर आए वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और जब तक वो सेवा में है उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता पे कोई उंगली ना खड़ा कर सके। ये प्रयास हम सबका एज अ लॉ मेकर हम सबका होना चाहिए। कल जो हुआ, मैंने अपने भाषण के अंत में कहा और मैं फिर कहूंगा कि भारत देश जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, यह कानून लागू होने के बाद मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाएगा, जो बहुत दुखद है और एक भारतीय होने के नाते मुझे इसका दुख है। इस मसले पर मेरा आखिरी सवाल, चूंकि आपने टीएन शेषन का जिक्र किया है और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुनवाई कर रही है इलेक्शन के मामले पर, उसने टीएन शेषन का जिक्र भी किया। उसने कहा कि हमको टीएन शेषन जैसा व्यक्ति चाहिए। आपको यह भी याद होगा कि 1993 में जब टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर में डाले गए।
उस पर उनको एतराज़ हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। क्यों डाले गए? क्योंकि टीएन सेशन के अपने निजी फैसले को रोकने के लिए सरकार ने कोशिश की। वो सरकार कौन सी थी? आप भी जानते हैं, नरसिम्हा राव की सरकार थी। सरकारें अगर किसी व्यवस्था के तहत अपने हक में फैसला कराने के इंस्टीट्यूशन में अगर दो लोगों को डालती हैं और आज की सरकार व्यवस्था बदल रही है, तो आपको एतराज़ क्यों है? उस पर क्यों नहीं है? व्यवस्था बदली जाए, लेकिन व्यवस्था बदली जाए कि उस संस्था का क्रेडिबिलिटी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता को बढ़ाया जाए, ना कि समाप्त किया जाए। अगर आप व्यवस्था बदलकर एक जो देश के बहुत ही कम अब स्वतंत्र संस्थाएं रह गई हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस रह गए हैं, अगर आप उनकी भी स्वतंत्रता खत्म करने के लिए कानून लाएंगे तो फिर इस देश में क्या ही बचेगा। आज इस देश के आम आदमी की देश के चुनावों में आस्था है, लोकतंत्र में आस्था है। वो सुबह सुबह उठकर चुनाव वाले दिन अपनी उंगली का प्रयोग कर कर समान भाव से किसी एक पार्टी को वोट देकर आता है और अपनी किस्मत की चाबी, अपने भविष्य की चाबी उस नेता को सौंप कर आता है, बड़े विश्वास से जाता है। लेकिन आप पूरा प्रोसेस ही अगर अपने हाथ में कर लेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त ही आपका कोई पार्टी का शख्स बन जाएगा, तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? अब आप एक बात देखिए, मैं क्यों बार बार चुनाव आयोग कह रहा हूं। चुनाव आयोग ऐसा क्या काम करता है इस देश में? किसका वोट बनेगा और किसका वोट कटेगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। किस ईवीएम मशीन से वोटिंग होगी, वो मशीन कहां जाएगी, वोट के बाद उसे कहां स्टोर किया जाएगा, रखा जाएगा, उसका नियंत्रण, उसका उपयोग चुनाव आयोग तय करता है। कितने चरण का चुनाव होगा, किस तारीख पे चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस चुनाव निशान पे चुनाव लड़ेगी, ये चुनाव आयोग तय करता है। किस शख्स के कागज रद्द किए जाएंगे और किसे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। तो चुनाव आयोग की इस लोकतंत्र में बहुत अहम भूमिका है। अगर उसकी स्वतंत्रता से कोई खिलवाड़ होता है तो वो देश के लोकतंत्र के से खिलवाड़ करने के बराबर है। देश के सांसद राघव चड्ढा चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए संस्थाएं जो हैं वो स्वतंत्र होनी चाहिए। आपकी बात से इस देश के हर आदमी को सहमत होना चाहिए। अब मैं आता हूं, 5 राज्यों में चुनाव हुए। 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। एक नैरेटिव है मोदी की गारंटी, और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। इन 3 राज्यों में आप भी अपने आप को आजमाएं। 2024 के लिहाज से इन नतीजों को आप कैसे देखते हैं अपने लिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि आपने मोदी की गारंटी की बात करी, तो सबसे पहले किसी नेता की गारंटी इस देश में प्रचलित हुई, लोगों ने उस पर विश्वास किया और वोट दिया, वो थी अरविंद केजरीवाल की गारंटी। अच्छा। वो कैंपेन और वो वादे आम आदमी पार्टी ने शुरू करे। इसीलिए हम कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। जो राह हमने दिखाई उस राह पे अब सब आ गए। अंग्रेजी में एक कहावत है, फ्लैटरी इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। यानी कि किसी शख्स ने आपकी तारीफ करनी है या आपको सलाम ठोकना है तो वो आपके द्वारा किए गए काम की कॉपी कर ले, खुद करने लग जाए, वो आपका सबसे बड़ी आपकी वाहवाही है। ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। मुझे याद आता है कि मैं इंडिया न्यूज़ के इसी मंच पे यहाँ बैठा था, शायद पिछले साल की बात है, और जो शख्स मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे, आपकी जगह थे, उन्होंने मुझसे डट कर सवाल पूछे और कहा कि ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी के नाम पे आप चुनाव लड़ते हैं कि केजरीवाल की गारंटी है चुनाव दे दो, वोट दे दो, केजरीवाल की गारंटी है कि मुफ्त बिजली मिलेगी, केजरीवाल की गारंटी है कि मुफ्त तीर्थ यात्रा मिलेगी, केजरीवाल की गारंटी है कि महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त मिलेगी। ये क्या केजरीवाल की गारंटी लगा रखी है आप लोगों ने? तब मैंने आपको जवाब दिया था कि ये गारंटी जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी नेट है, जिसके तहत एक इंसान को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितनी एजुकेशन, जितनी बिजली पानी चाहिए होती है, वो देना सरकार का कल्याणकारी कार्य है। और सिर्फ हम नहीं देते, इस दुनिया के कई विकसित देश देते हैं। और वो देश विकसित इसलिए नहीं है और इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो विकसित हैं। वो विकसित देश इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को ये सारी चीजें मुहैया कराई। आज उसी रास्ते पे चलती हुई बीजेपी नजर आती है। मैंने तो आपके लिए सवाल पूछा कि 3 राज्यों में आपका जो मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, क्योंकि आपने मोदी की गारंटी की बात करी, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे इन वादों को रेवड़ी कहा, आज वो मजबूर हो गए हमारे उन वादों को चुनावों में अपने मैनिफेस्टो में लिखकर वोट बटोरने में। खैर, मैं इसे भी आम आदमी पार्टी के मॉडल की जीत मानता हूं।
3 राज्यों में अवश्य बीजेपी जीती है, उनको मेरी बहुत बहुत बधाई। 2024 का चुनाव और राज्यों का चुनाव भिन्न होता है, और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप दिल्ली में देखते हैं, या आपने उड़ीसा में देखा। उड़ीसा 2019 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में हुआ, 14 में भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में हुआ। तो जब मतदाता कमरे में जाता है वोट डालने अपने पोलिंग बूथ पे, तो 2 मशीन होती है उसके सामने। आप और हम तो दिल्ली या पंजाब में वोट डालते हैं, यूपी में वोट डालते हैं, तो हम तो जब जाते हैं तो 1 मशीन होती है कमरे में और उस पर बटन दबाना होता है। उड़ीसा का मतदाता जब जाता है तो 2 मशीनें होती हैं उसके सामने। एक बटन दबाकर वो प्रधानमंत्री चुनता है, एक बटन दबाकर वो विधायक चुनता है, मुख्यमंत्री चुनता है। और उड़ीसा राज्य ने वो मॉडल दिखाया है कि कैसे एक बटन दबाकर उन्होंने एक पार्टी को वोट दिया और दूसरा बटन दबाकर दूसरी पार्टी को वोट दिया। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य के चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव से तोलकर उसे नापकर देखना सही नहीं होगा। इस देश को एक विकल्प की आवश्यकता है, और वो विकल्प तभी आएगा जब एक नए प्रकार की राजनीति, एक नए प्रकार की पॉलिटिकल वोकैबुलरी देश के जनता के भीतर हम लोग जाकर पहुंचा पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा एक मजबूत पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी 3 चुनाव जीत कर आई है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज देश एक विकल्प चाहता है। अगर आप वोट परसेंटेज देखें, अगर एक राज्य में भाजपा को 40% वोट पड़ा, शायद मध्य प्रदेश या कहीं पे 40% वोट पड़ा, तो 60% वोट भाजपा के विरुद्ध पड़ा। अगर राजस्थान में भाजपा को 41% वोट मिला, तो उससे कहीं ज्यादा वोट भाजपा के विरुद्ध पड़ा। तो सारा जो ऑपोजिशन का वोट है उसे बटोर के एक विकल्प देने का एक प्रयास हमारा एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन कर रहा है। आप सही जगह पर आ गए हैं। ये जो विपक्ष का वोट है वो एकमुश्त किया जाए, एकजुट किया जाए, इसके लिए आपकी पार्टी और बाकी कई दलों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया, INDA, ये इंडिया कहते हैं उसको। उसमें आज अभी आप हैं या नहीं हैं? बिल्कुल है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि हम नहीं हैं? नहीं, इसलिए लगता ही नहीं कि है भी कि नहीं है, तो समझ नहीं आता है। तो अगर आप हैं तो दिल्ली में, पंजाब में सीटों का बंटवारा कांग्रेस के साथ करेंगे? देखिए, सीटों के बंटवारे की चर्चा किसी एक सार्वजनिक मीडिया कार्यक्रम में तो नहीं होगी। ये तो मंशा बताइए ना। मैं मंशा बता देता हूं, मंशा पे आ जाता हूं। मंशा ये है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक ऐसा विकल्प देश की जनता के सामने रखा जाए जिस पे जनता को विश्वास हो कि अगर ये लोग आएंगे तो हमारा भारत देश बेहतर बनेगा, देश से महंगाई जाएगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों की जेब में कुछ आमदनी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, स्कूल अस्पताल बढ़िया होंगे, इलाज मुफ्त होगा। लोगों को इन चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं लोग। तो प्रयास यह है कि व्यक्तिगत मतभेद और मनभेद भुलाकर और महत्वाकांक्षाओं को भुलाकर साथ आया जाए। इसी मंशा के तहत हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का काम थोड़ा धीमा हो गया क्योंकि राज्य के चुनाव आ गए। भाजपा के गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का भी काम थोड़ा धीमा हो गया क्योंकि राज्य के चुनाव आ गए। अब राज्य के चुनाव समाप्त हो गए, लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं, तो इसी महीने आप इंडिया गठबंधन की एक बैठक देखेंगे, उससे कई महत्वपूर्ण फैसले आएंगे और एकजुट होकर हम फिर प्रयास करेंगे कि मजबूती से भाजपा का मुकाबला किया जाए और एक वैकल्पिक राजनीति के तहत, एक नए पॉलिटिकल वोकैबुलरी के तहत एक विकल्प देश के लोगों को दिया जाए। राघव, हिंदुस्तान के लोग देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। जून में आपकी पहली बैठक हुई, दिसंबर है और अभी फरवरी में चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। 6 महीने में आप एकजुट नहीं हुए, 6 महीने में आप एकमत नहीं हुए, 6 महीने में सीटों की साझेदारी नहीं बन पाई, आपको 2 महीने में बनती हुई नहीं, ऐसा एकजुट नहीं हुए इस कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल एकजुट हैं, हर मुद्दे पर एक साथ खड़े होते हैं, पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। हम तो संसद के भीतर, आप हमें रोज देखते हैं, सब एकजुट होकर आवाज बुलंद करते हैं सरकार के खिलाफ। कल ही का उदाहरण लीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की नियुक्ति का जो बिल आया, सब लोगों ने साथ मिलकर सरकार के कानों तक अपनी और देश की जनता की आवाज पहुंचाई। तो ये कहना ठीक नहीं होगा। देखिए, मैं एक बड़ी बात करता हूं। इस देश में आज से एक बार पहले आजाद भारत के इतिहास में ऐसा ही एक प्रयोग हुआ था, और वो प्रयोग 77 में हुआ था, जब इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने साथ आकर उस समय की एक शक्तिशाली सरकार को चुनावों में हराया था। जो लोग साथ आए थे
77 के चुनाव में, मैं तो तब पैदा नहीं हुआ था, जो हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा, उस चुनाव में जनता पार्टी की छतरी के नीचे सब लोग साथ आए। उसमें वामपंथी भी थे, जनसंघी भी थे, सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, और इस देश की 100 करोड़ आबादी उसमें समा गई थी। आज ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आता है कि आज तमाम राजनीतिक दल एकजुट होते हैं, वो उसमें राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, उसमें राज्य स्तर की पार्टियां भी हैं, और उस 135 करोड़ की आबादी वाले देश में उन सारी पॉलिटिकल पार्टी के आने से एक बड़ी बेहतरीन छतरी बनती है। उस छतरी के नीचे पूरा देश समा जाता है। और ये मेरा मानना है कि जैसा कुछ 77 में हुआ था 77 के इलेक्शन में, वैसा ही कुछ इस चुनाव में हो सकता है, बशर्ते हम एक स्ट्रैटेजिक तरीके से एक मॉडल के तहत और 1 वर्सेस 1 की नीति के तहत चुनाव लड़ें। यानी कि एक भाजपा के या एनडीए के प्रत्याशी के सामने इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी। जब सीधे सीधे 2-2 हाथ होगा, तब देख लीजिएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। राजनीति में राघव कहते हैं कि जो स्थितियां होती हैं उनको सामने रखने के बाद अगर आप मंसूबे बांधते हैं और मकसद तय करते हैं तो आसान होता है उसको हासिल करना। 77 में इमरजेंसी थी, पूरा देश इमरजेंसी के खिलाफ पागल हुआ पड़ा था। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी यूएसपी देश में क्या है आप जानते हैं। 2 अलग अलग स्थितियां हैं। उस समय विपक्ष एकदम एकजुट था, वो जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व था। आप आज की तारीख में हर राज्य में लड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जब मध्य प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और फिर आप साथ साथ दिखाई पड़ेंगे। देश के लोगों को आप कन्विंस कैसे कर पाएंगे? कहना बड़ा आसान है, लेकिन ओपिनियन जनरेट करना मुश्किल है। 2 चीज़ें। पहली चीज़, ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर का 2024 के चुनावों के लिए और चुनावों के बाद भारत देश को एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट देने के लिए है। ये चुनाव राज्य स्तर पे गठबंधन का नहीं है, ये गठबंधन राज्य स्तर के चुनाव का नहीं। और जहाँ तक बात रही कि 77 को आज से मत कंपेयर करिए, क्योंकि उस समय इमरजेंसी के चलते गुस्सा था लोगों के मन में, आज शायद वो गुस्सा नहीं है, ये गलत कथन है। पहली चीज़ तो उस समय भी जो पार्टी शक्तिशाली थी उसकी खूब सीटें आई थी, उसने पूरा दक्षिण भारत भी स्वीप किया था, उत्तर भारत के कई राज्य ले गई थी। ऐसा नहीं है कि वो मजबूत पार्टी नहीं थी या उसकी लोकप्रियता कुछ कम थी। और आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज लोगों के मन में खूब गुस्सा है आज की सरकार के खिलाफ, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, सोशल वेलफेयर के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। आपने कल छगन भुजबल का पूरा देखा क्या? तो लोग कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी हैं, विकल्प की तलाश में। अगर विकल्प आप लोगों के सामने देंगे ही नहीं तो बेचारे लोग क्या करेंगे? वो तो फिर पुरानी पार्टी को ही वोट देंगे। आपको एक नई राजनीतिक परिभाषा के तहत, एक नई पॉलिटिकल वोकैबुलरी के तहत एक नया राजनीतिक आइडिया लेकर लोगों के पास जाने की जरूरत है। आप लोगों को विकल्प दीजिए, लोग आपका विकल्प हाथों हाथ लेंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से 2 मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। एक है वंशवाद और एक है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का सवाल जब भी आता है तो एक उंगली आपकी पार्टी की तरफ भी उठती है। देखिए, वंशवाद और भ्रष्टाचार, इन दोनों को आप भाजपा की कसौटी से या भाजपा के भीतर ही देख लीजिए। जितना वंशवाद भाजपा में है शायद ही और किसी पार्टी में होगा। आप एक एक करके, मैं अगर नाम गिनाना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी। बुनियादी अंतर है, बीजेपी कहती है कि वंशवाद का मतलब ये है कि एक परिवार का एक पार्टी के ऊपर पूरा कब्जा, नियंत्रण। एक बेटा राजनीति में है और उसका भी बेटा राजनीति में है, तो वो वंशवाद नहीं है। ये तो अपनी परिभाषा बीजेपी दे रही है, कहते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं ये दोनों चीजें गलत हैं, और मैं ठोक बजाकर कहता हूं, और ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इस देश में इकलौती ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने अपनी पार्टी की संविधान में ये लिख दिया कि अगर एक शख्स को हमने कोई ओहदा दे दिया या टिकट दे दी तो उस शख्स के परिवार से किसी व्यक्ति को कभी भी आम आदमी पार्टी में ना ओहदा मिलेगा ना टिकट मिलेगी। जैसे कि मुझे आम आदमी पार्टी ने विधायक का चुनाव लड़वाया, सांसद का चुनाव लड़वाया, सांसद बनाया। अब मेरे परिवार में ना मुझसे पहले ना मेरे बाद आने वाले किसी शख्स को आम आदमी पार्टी टिकट देगी, हमने अपने संविधान में लिखा है। यह होती है प्रतिबद्धता वंशवाद राजनीति में समाप्त करने के प्रति। ऐसे नहीं कि या तो एक परिवार का कब्जा, या फिर जो भाजपा का हम देखें कि भाजपा के भीतर तो हर बड़े नेता का बेटा
आज एक बड़े बड़े ओहदों पर बैठा है, मैं अगर लिस्ट गिनानी शुरू करूं तो शाम हो जाए। और जहां तक आपने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं आपसे पूछता हूं और आप इसका जवाब दीजिएगा, मैं चाहूंगा जनता इसका जवाब दे। एक नेता थे जिनके खिलाफ पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 2016 में उस नेता पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 साल वो नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में रहे। आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने रैली करते हुए उस नेता को पानी पी पी कर भ्रष्ट कहा और कहा कि इन सब की जगह जेल में है। 2 महीने बाद वो नेता भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बन जाते हैं। कल अंत में कल उस नेता की बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बेल कैंसिलेशन के लिए ईडी ने एप्लीकेशन लगाई हुई थी कि ये नेता बड़ा भ्रष्ट है, इसकी बेल कैंसिल करो। क्योंकि उस शख्स ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कल हाई कोर्ट में जाकर ईडी कहती है कि हम वो बेल एप्लीकेशन वापस करते हैं, इन्हें बेल पर बाहर रहने दो, हम अब शायद इनके खिलाफ मुकदमा भी बंद कर देंगे। तो 2 मापदंड नहीं हो सकते भ्रष्टाचार के। राजनीति में जो सवाल होते हैं उनके वाजिब जवाब भी तलाश हो जाते हैं और हर पार्टी इस तरीके से तैयार रहती है, उसके अपने हथियार होते हैं। राघव, आप आए, आपने अपनी पार्टी की बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राघव चड्ढा जी, हमारे साथ इस मंच में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत जरूर होना चाहिए। इस खास कार्यक्रम में आपने अपनी बात बेबाकी से रखी, अपनी पार्टी की राय आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.